नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल कैरियर मोटिवेशन में आपका स्वागत है। पर्यावरण संरक्षण संबंधी कानून के बारे में मैं इस वीडियो में डिस्कशन करूंगा। यह टॉपिक विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण है और वर्तमान में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिविल सर्विसेज के न केवल मेंस में बल्कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के ऑब्जेक्टिव एग्जाम में ये पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर पुलिस के प्रश्न पत्र में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कानून पूछे जा रहे हैं, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाया गया है, जिसमें एसआई पुलिस के मूल विधि कह सकते हैं हम उसको, जो स्टैट्यूटरी लॉ है, सब्सटेंटिव लॉ है, उससे संबंधित कानून पूछे जा रहे हैं और उसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक एनवायरनमेंट लॉ है। तो समय वेस्ट न करते हुए सीधे हम टॉपिक में आते हैं कि पर्यावरण संबंधी कानून का जो सबसे महत्वपूर्ण कानून है वो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है, जिसको संक्षेप में ईपीए, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 कहते हैं। और पेपर में पूछेगा ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन में कि जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 था, उसको, उस अधिनियम को पारित करने का, उस कानून को लागू करने का कारण क्या था। तो उसका कारण जून 1972 में स्टॉकहोम में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सम्मेलन किया गया था। उसके अंतर्गत मानवीय पर्यावरण के संरक्षण सुधार के लिए कदम उठाने का संकल्प लिया गया था और भारत भी इस सम्मेलन का भागीदार था। तो उसके दृष्टिगत ही 1986 में ये एक्ट बनाया गया था। और इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य तत्समय जितने भी पर्यावरण के संबंध में या विभिन्न प्रदूषण के संबंध में कानून लागू थे, एक्ट लागू थे, वो सारे कानून इसके अंतर्गत समाहित किए गए थे। और ये कानून बनाया गया था कि जिसके अंतर्गत वायु, जल, भूमि, वनस्पति, जीव जंतु और मानव के बीच में एक सस्टेनेबल रिलेशन बने रहना चाहिए। किसी प्रकार से ऐसा संबंध न हो जिसमें से इनमें से किसी को नुकसान पहुंचे। वायु, जल, भूमि, वनस्पति, जीव जंतु और मानव के बीच में इस प्रकार संबंध बने कि बेहतर जीवन लोग अपना जी सके। तो इसके अंतर्गत पर्यावरण को परिभाषित किया गया था। और यदि इनमें से किसी के जीवन को जिन चीजों के द्वारा नुकसान पहुंचेगा उसको ही पर्यावरण प्रदूषण कहा गया। ठीक है, पर्यावरण में वायु, जल, भूमि, वनस्पति, जीव जंतु और मनुष्य को जोड़ा गया और इनमें से किसी को अगर नुकसान पहुंचता है किसी भी चीज के कारण, तो वही पर्यावरण प्रदूषण होगा। ठीक, इसके अंतर्गत इस एक्ट में कई प्रावधान किए गए। पर्यावरण की रक्षा का ध्यान रखा गया। उद्योगों, कंपनियां, संस्थानों, व्यक्तियों को निर्देश देने का अधिकार दिया गया भारत सरकार के द्वारा। अगर वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं तो उनको बंद करने का अधिकार दिया गया। यहां तक कि केंद्र सरकार को पर्यावरण संरक्षण संबंधित नियम बनाने का अधिकार दिया गया इस कानून के द्वारा। कि और यहां तक दिया गया कि कोई व्यक्ति या उद्योग प्रदूषण को फैलाता है तो उसको दंडित किया जाए। और इस एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसमें दंड का प्रावधान क्या है या किस अनुच्छेद के अंतर्गत, किस धारा के अंतर्गत दंड का प्रावधान किया गया है। तो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट की धारा 15 में 5 वर्ष तक की कैद या 1 लाख रुपया जुर्माना या दोनों का उल्लेख किया गया है कि आप 5 वर्ष की कैद भी मिल सकती है, 1 लाख का जुर्माना भी मिल सकता है या दोनों दंड मिल सकते हैं, यह प्रावधान किया गया। तो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पेपर में पूछेगा किस सन में लागू हुआ, 1986 में। पेपर में पूछ सकता है कि किस तारीख से लागू हुआ, 19 नवंबर 1986 से। ठीक है, ये इस तारीख से लागू हुआ। ठीक, इसके अलावा पूछ सकता है कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में कुल कितनी धाराएं हैं, तो कुल 26 धाराएं हैं। कितने अध्याय हैं, 4 अध्याय हैं। सब इंस्पेक्टर पुलिस में क्योंकि ये कानून को शामिल किया गया है तो जनरलाइज करके क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसे ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम में। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है जिनको आप बिल्कुल से याद करके रखेंगे। ठीक है, और इसी के अंतर्गत जब 2010 में
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी का एक्ट लाया गया और एनजीटी की स्थापना की गई, तो 1986 के एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट की धारा 5 में संशोधन करते हुए 5 का जोड़ दिया गया। इसमें कहा गया कि यदि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत जो भी संस्थाएं बनाई गई हैं, भारत सरकार ने जो कानून बनाया है उसके विरोध में अगर कोई व्यक्ति अपील करना चाहता है या उसके अंतर्गत कोई किसी प्रकार का दंड दे दिया गया है, तो कोई व्यक्ति या कंपनी अपील करना चाहती है तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में जाकर अपील कर सकती है। ईपीआई एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 की धारा 5 का में ये उल्लेख कर दिया गया है कि इसके खिलाफ मुकदमा या अपील राष्ट्रीय हरित अधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में ले जाया जा सकता है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के संबंध में मैं आपको बता दूं कि 18 अक्टूबर 2010 को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी का गठन किया गया था। 18 अक्टूबर 2010। यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का गठन कब किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, वन, प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित विवादों की निपटारा करना है। पहले नेशनल ग्रीन एक्ट लाया गया और उसके पश्चात नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बनाया गया और इसका उद्देश्य भी वही है जो पर्यावरण संबंधी कानूनों का है। किसी प्रकार का अगर पर्यावरण संरक्षण संबंधी कोई विवाद उत्पन्न होता है तो ये विषय एनजीटी के पास जाएंगे अपील के रूप में। अपील आप एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अधीन यदि आपके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाती है तो आप चाहें तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में आप अपील दायर कर सकते हैं। और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में जो गठन किया गया है वो भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत किया गया है। भारत के संविधान अनुच्छेद 21 बहुत महत्वपूर्ण है। आपको याद रखिएगा कि हमेशा पेपर में पूछ दिलेगा या कभी भी आपका बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पूछता है या जीवन का अधिकार पूछता है, पर्यावरण का अधिकार पूछता है, स्वच्छ पानी का अधिकार पूछता है, प्रदूषण से रहित जीवन का अधिकार पूछता है, तो पूछेगा कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में ये हमको अधिकार प्राप्त है। तो ध्यान रखना अनुच्छेद 21 बहुत महत्वपूर्ण है जो जीवन का अधिकार है। आपको जब भी लगे कि इससे आपका जीवन का अधिकार प्रभावित होता है तो आप आर्टिकल 21 पे टिक लगा दीजिएगा। ठीक है, तो आर्टिकल 21 के अंतर्गत मौलिक अधिकार के रूप में स्वच्छ एवं स्वस्थ पर्यावरण को शामिल किया है सुप्रीम कोर्ट ने अपने तमाम न्याय निर्णय में। भारतीय संविधान के मूल संविधान में आपको ये लाइन नहीं मिलेगी स्वच्छ या स्वस्थ पर्यावरण, बल्कि विभिन्न न्याय निर्णयों में सुप्रीम कोर्ट ने इसको फंडामेंटल राइट के भाग अनुच्छेद 21 में शामिल कर दिया है। ठीक है, तो इसी के तहत स्वच्छ एवं स्वस्थ पर्यावरण के तहत नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके रीजनल पीठ हैं, इसके रीजनल डिविजन्स हैं भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई, गुवाहाटी। कुल मिला के इसमें 6 इसके संस्थाएं हैं, यानी कि 6 पीठ हैं। जो मुख्य पीठ है उत्तरी क्षेत्र वो नई दिल्ली है, मुख्यालय भी है। इसके अलावा भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई, गुवाहाटी में इसकी पीठें हैं। याद रखिएगा, पूछ सकता है निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रीय पीठ नहीं है, तो आप अगर ये इनमें से कोई भी याद नहीं रख पाएंगे तो फिर दिक्कत होगी। इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि मध्य क्षेत्र में भोपाल है, फिर उसके बाद पश्चिम क्षेत्र पुणे हो गई, पूर्व क्षेत्र कोलकाता हो गया, दक्षिण क्षेत्र चेन्नई हो गया और उत्तर पूर्वी क्षेत्र गुवाहाटी हो गया। आपको देख के लग रहा होगा भोपाल कहाँ है, मध्य में है, तो ये मध्य क्षेत्र हो गया। पुणे का है, पश्चिम में है, तो ये भारत का पश्चिम क्षेत्र की पीठ हो गई। कोलकाता किधर है, पूर्व में है, तो कोलकाता पूर्व की पीठ हो गई। चेन्नई दक्षिण में है, तो भारत के दक्षिण का अगर कोई मामला आता है प्रदूषण का तो वहाँ की नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की जो पीठ चेन्नई बैठती है वो देखेगी। उत्तर पूर्वी जो क्षेत्र हैं, हमारे राज्य हैं, उनके लिए गुवाहाटी है। तो इस प्रकार से 6 पीठ हैं और उत्तर क्षेत्र का मामला नई दिल्ली में आ जाता है। संगठन एनजीटी में एक अध्यक्ष है जिसकी अर्हता सुप्रीम कोर्ट का जज के रूप में काम किया हो, और ये व्यक्ति अध्यक्ष कौन बनेगा इसके बारे में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो अपनी सिफारिश देंगे
उसी के आधार पर भारत सरकार अध्यक्ष की तैनाती करेगी। 65 वर्ष की आयु या 70 वर्ष जो पहले पूर्ण हो वहां तक ये व्यक्ति अपने इस कार्यकाल को बैठ सकता है। मानी बात है 65 वर्ष की आयु तक सुप्रीम कोर्ट के जज की अर्हता होती है और 70 वर्ष तक ही ये बैठ सकता है। यानी कि कहने का मतलब 65 वर्ष के बाद ही ये व्यक्ति एनजीटी में जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज होने की इसमें अर्हता अनिवार्य है। तो सुप्रीम कोर्ट का अगर जज है तो 65 साल के बाद ही वो रिटायर होगा, 65 साल आयु पूरी करने में। इसका मतलब उसकी तैनाती 65 वर्ष के बाद ही होगी। तो 65 वर्ष या 70 वर्ष, 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, और इसका अधिकतम कार्यकाल 5 वर्ष है। ठीक है, इसमें 20 न्यायिक सदस्य होते हैं और 20 विशेषज्ञ सदस्य होते हैं। जो न्यायिक सदस्य होंगे वह भी सुप्रीम कोर्ट के सिफारिश पर ही रखे जाएंगे। ठीक है, और इनका जो न्यायाधीश के समान, जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश है उसके समान ही इसके अध्यक्ष का वेतनमान होगा। ठीक, इसमें एक चीज और अनिवार्य चीज रखा गया है कि जो अपील जाएगी या जो सुनवाई जाएगी वो कितने दिनों के अंदर उसका निर्णय होना चाहिए। तो इस एक्ट में लिख दिया गया है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के कि 6 माह के अंदर निर्णय होना अनिवार्य है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में अगर कोई मामला जाता है तो कितने दिनों के अंदर उसका निर्णय होना चाहिए, तो 6 माह के अंदर निर्णय। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत मैंने अभी आपको बताया था कि 5 वर्ष की कैद या 1 लाख जुर्माना या दोनों है दंड धारा 15 में। और जबकि एनजीटी में अगर कोई मामला जाता है और उसमें दंड का प्रावधान 3 वर्ष का कारावास है और या 10 करोड़ का जुर्माना है या दोनों है। यानी कि 3 वर्ष का कारावास तथा 10 करोड़ का जुर्माना ये दंड दिया जा सकता है किसी व्यक्ति विशेष को। यदि कंपनी पर कोई जुर्माना लगाया जाएगा तो उसमें कारावास तो शामिल नहीं हो पाएगा, कंपनी तो जेल जाएगी नहीं। तो कंपनी के लिए कहा गया है कि 25 करोड़ तक का जुर्माना अगर कंपनी पर लगेगा दंड तो 25 करोड़ रुपए अधिकतम जुर्माना लग सकता है। और किसी व्यक्ति विशेष पर अगर जुर्माना लगाएगा एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल तो 3 वर्ष का कारावास या 10 करोड़ रुपए तक जुर्माना या दोनों। ठीक, एनजीटी का जो गठन किया गया या एनजीटी के अंतर्गत क्या क्या आएगा, ध्यान रखिए कि हमारे देश में बहुत से कानून बनाए गए हैं प्रदूषण को लेकर। पर्यावरण संरक्षण शब्द का इस्तेमाल बाद में हुआ, 1986 के एक्ट में लाया गया और जब 1972 में स्टॉकहोम में एक पर्यावरण कार्यक्रम हुआ। लेकिन प्रदूषण को लेकर बहुत पहले से कानून हमारे देश में लागू है, जैसे कि वाटर प्रिवेंशन, पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट बनाया गया। ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं जल प्रदूषण अधिनियम। जल प्रदूषण अधिनियम 1974 और वायु प्रदूषण अधिनियम 1981। ईपीए आपको अभी जैसे मैं बताया पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जैव विविधता अधिनियम 2002, वन संरक्षण अधिनियम 1980। ये एक्ट आप याद रखिएगा, पेपर में पूछ देगा कि वाटर प्रिवेंशन एक्ट कब आया तो आप तुरंत टिक लगाइए 1974। आएगा एयर पोल्यूशन एंड कंट्रोल एक्ट कब आया तो आप निशान लगाइएगा 1981। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट कब लाया गया 1986। आ जाएगा फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट कब आया या फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट कब आया तो 1980। या बायोडायवर्सिटी एक्ट कब लाया गया तो 2002। तो ये जो एक्ट हैं इनको याद रखिएगा, क्योंकि इन्हीं एक्ट के खिलाफ कोई व्यक्ति एनजीटी में जा सकता है और एनजीटी के अंतर्गत ये सारे एक्ट के अनुसार अपील करने का अधिकार प्राप्त है। इसके अलावा पर्यावरण के संबंध में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपने सुना होगा सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। प्रत्येक राज्य में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है। ये दोनों बोर्ड स्टैट्यूटरी बोर्ड है, यानी कि कानूनी बोर्ड है। केंद्र का कानून के द्वारा यानी कि संसद में कानून पारित करके इन बोर्डों की स्थापना की गई है। और जब भी कोई बोर्ड बनाया जाता है,
कोई भी एक्ट, कोई भी अथॉरिटी बनाई जाती है तो किसी न किसी कानून के अंतर्गत बनाई जाती है। तो पेपर में पूछेगा कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की स्थापना किस एक्ट के अंतर्गत की गई है। तो ध्यान रखिएगा 1974 में जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के अंतर्गत 1974 के अंतर्गत सीपीसीबी की स्थापना की गई है। ठीक है, और यह कहा गया है कि राज्य भी इसके अंतर्गत राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना करेंगे। तो सीपीसीबी के अंतर्गत एसपीसीबी स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जैसे उत्तर प्रदेश में लखनऊ में है और इसका मुख्यालय गोमती नगर में है, तो वैसे ही कहा गया। और इसकी भी स्थापना 1974 का जो एक्ट है जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम, कह सकते हैं अंग्रेजी में हम वाटर पोल्यूशन कंट्रोल एंड प्रिवेंशन एक्ट 1974, ठीक है। और बाद में इसके अंतर्गत वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण 1981 भी शामिल कर लिया गया। 1986 के अंतर्गत एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट भी शामिल कर लिया गया। ये जो तीनों अधिनियम है, इसके अलावा जो अन्य अधिनियम है उनको ध्यान में रखते हुए सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड निगरानी करता है कि जो कानून के द्वारा अधिकार दिया गया है उस कानून का उल्लंघन तो कोई संस्था, व्यक्ति या कंपनी कर तो नहीं रही है। अगर कर रही है तो ये एक्शन लेता है। ये नियामकी निकाय है। ये जो हमारे एक प्रकार के कानून बनाए गए हैं विभिन्न प्रकार के, जल प्रदूषण अधिनियम, आपका वायु प्रदूषण अधिनियम, आपका जैव विविधता अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम, अपशिष्ट अधिनियम, सॉलिड वेस्ट टेस्टिंग एक्ट, तो ये जो एक्ट बनाए गए हैं इनके ये एक रेगुलेटरी बोर्ड है। ये देखते हैं कि ये अधिनियम ठीक तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और जो लोग इन अधिनियमों का उल्लंघन करता है तो ये जो बोर्ड है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये उनको कंट्रोल करते हुए अपने नियामकी निकायों के अंतर्गत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए दंडित करते हैं, पेनाल्टी लगाते हैं। ठीक है, तो पेपर में आएगा कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की स्थापना किस सन में हुई, तो 1974 में हुई। किस कानून के अधीन हुई, तो जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण कानून के अधीन हुई। ठीक है, तो एनजीटी के बारे में मैंने आपको बता दिया कि एनजीटी 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना दे सकता है, 3 वर्ष तक की कैद दे सकता है। यदि वो कंपनी के खिलाफ दंड देता है तो वो 25 करोड़ तक का जुर्माना दे सकता है। ठीक है, और पेपर में कभी कभी आएगा, क्वेश्चन पूछेगा कि पर्यावरण संरक्षण संबंधी कानूनों का उल्लेख कहां है। तो ध्यान रखिएगा, जो हमारा नीति निर्देशक तत्व है उसके अनुच्छेद 48A शब्द लिखने से आप समझ जाइए कि एक संविधान के संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 48A जोड़ा गया और यह कहा गया है राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा देश के वनों और वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। 48A और 51A जो मूल कर्तव्य भारतीय नागरिकों को दिए गए हैं, इसके अंतर्गत 11 मूल कर्तव्य हैं। आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि 11वां जो मूल कर्तव्य है वो प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य है कि अपने बच्चे को 6 से 14 साल के बच्चे को शिक्षा का अधिकार दे, ठीक है, या शिक्षा प्रदान करे। तो 51A में जो 11 मूल कर्तव्य हैं उसके अंतर्गत एक कर्तव्य यह है कि प्रत्येक नागरिक पर्यावरण की रक्षा करेगा। तो 48A और 51A ये 2 आर्टिकल हमारे पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते बनाए हैं। इसको आप याद रखिएगा, पेपर में पूछेगा। और खास तौर से सब इंस्पेक्टर पुलिस के पेपर में पूछ सकता है कि भारत के अनुच्छेद 48A में निम्नलिखित में किसका उल्लेख है, या ये कह सकता है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने, देश के वनों और वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। ये बताइए भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 47A, अनुच्छेद 48A। अगर आपको याद होगा तो आप 48A में तुरंत निशान लगा देंगे। या पूछ लेगा कि प्रत्येक नागरिक के पर्यावरण की रक्षा करने संबंधी उल्लेख
किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 36। तो आपको याद होगा कि अगर 51A में ही मूल कर्तव्य है, क्योंकि यहाँ प्रत्येक नागरिक की बात कहा गया है, यानी कि ये मूल कर्तव्यों को उल्लेख है जो कि नागरिकों के लिए होता है, तो आप टिक लगा देंगे 51A। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको पर्यावरण के संरक्षण संबंधी कुछ कानून और नियमों के बारे में आपको जानकारी मिल गई। एक लाइन में फिर मैं संक्षेप में बता दूं कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन 1986 लागू है। इसके अलावा स्टॉकहोम में जून 1972 में राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन हुआ था, जिसके कारण EPA 1986 लाया गया। अगला है कि EPA एक्ट 1986 में दंड का प्रावधान है, 5 वर्ष की कैद या 1 लाख जुर्माना या दोनों। EPA एक्ट 1986 में कुल 26 धाराएं हैं, 4 अध्याय हैं। EPA एक्ट 1986 की धारा 5 का के अंतर्गत NGT में अपील करने का अधिकार दिया गया है। पेपर पूछ सकता है कि EPA 1986 की किस धारा में अपील करने का अधिकार राष्ट्रीय हरित अधिकरण को है, तो आप लिखेंगे 5A। आपका अगला पॉइंट है कि भारत के पर्यावरण संरक्षण के संबंध में हमारे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48A और 51A में उल्लेख किया गया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को की गई थी। इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, वन, प्राकृतिक संसाधन तथा अन्य पर्यावरणीय मामलों पर विवादों का निपटारा करना तथा अपील सुनना है। अगला एक क्वेश्चन आ सकता है कि जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 में है और जीवन के अधिकार में स्वच्छ एवं स्वस्थ पर्यावरण शामिल है। ठीक है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट हमेशा पर्यावरण के स्वच्छता, सफाई पर विशेष ध्यान देता रहता है, क्योंकि ये मौलिक अधिकार दे दिया गया है। अगला प्रश्न पूछ सकता है कि NGT के क्षेत्र में कौन कौन से एक्ट आते हैं, तो एक्ट के सन याद रखिएगा। वाटर पॉल्यूशन प्रिवेंशन एक्ट 1974, एयर पॉल्यूशन प्रिवेंशन एक्ट 1981, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता अधिनियम 2002, वन संरक्षण अधिनियम 1980। तो आ जाएगा कि फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट कब लागू किया गया, तो आपको कंजर्वेशन एक्ट कब लागू किया गया, 1980। ठीक है, CPCB सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की स्थापना 1974 में हुई। किस अधिनियम के अंतर्गत हुई? जल प्रदूषण अधिनियम 1974 के अंतर्गत हुई। ऐसे स्टेट पोल्यूशन बोर्ड की स्थापना हुई 1974 में। उत्तर प्रदेश में स्टेट पोल्यूशन बोर्ड 1975 में लागू किया गया। इस प्रकार के आपके ये क्वेश्चन पर्यावरण संरक्षण संबंधित हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के संबंध में। इसके नोट्स आप तैयार रखिए, मेरे टेलीग्राम चैनल में इसके स्क्रीनशॉट होगा, वहां से आप इसको अच्छे से अपने नोट्स बना सकते हैं। ये चैनल निःशुल्क है, आप लोगों की परीक्षा में सफलता की मदद करने के लिए ये चैनल तैयार किया गया विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसके संबंध में कोई भी टिप्पणी, किसी प्रकार कमेंट्स, किसी भी जानकारी, किसी भी विस्तार से किसी जानकारी की आपको ज़रूरत है या कहीं पर भी कोई कन्फ्यूजन है, तो आप जरूर उसके बारे में प्रश्न कीजिए, टिप्पणी कीजिए। आपको उत्तर कमेंट्स बॉक्स में तुरंत मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।